देखिए, घर परिवार में छोटी-मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन अगर छोटी-मोटी बातों को बहुत बड़ा बतंगड़ बना दो, तो फिर ये बातें जो है कहीं न कहीं थाने, कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। आज एक ऐसी ही घटना है जिसके आधार पर एक जजमेंट है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटी-सी बात को एक महिला जो है कितना बड़ा बना सकती है और किस आधार पर कितने लोगों की जीवन खराब हो सकता है। एक छोटी-सी घटना जो कि दोनों पक्ष जो हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, इस घटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो एक छोटी-सी चिंगारी जो इन दोनों के पूरे परिवार को खत्म खत्म कर दी, वो छोटी-सी बात ये थी कि पति जो है, हस्बैंड जो है, वो उससे जॉब में जो मतलब सैलरी आती है, उस सैलरी का हिसाब माँग लेता था। घर में, परिवार में रहकर अगर पति पत्नी की सैलरी नहीं पूछ सकता है, तो फिर वो परिवार में रिश्ता कैसा? तो इसी बात पर छोटी-सी बात को विवाद लेकर कि भई मेरा पति मुझसे हिसाब कैसे माँग रहा है, इसी हिसाब के चलते हुए दोनों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी बच्चे को लेकर, घर में बच्चा था छोटा-सा, उस बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद कई साल जो है उसने मायके में बिता दिए और बिताने के बाद पति ने जब उसको बुलाने के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल किया, तो सेक्शन 9 का जैसे ही नोटिस पहुँचा, तो पति को ये समझ में आया कि इसने मेरे पर कोई मुकदमा कर दिया। इसके बाद पत्नी ने उसके ऊपर तुरंत एफआईआर दहेज का जो सेक्शन 498 है, उसके तहत एफआईआर दर्ज करवा दी और परिवार के 6 लोगों के नाम, पूरे परिवार के जो लड़के पति के परिवार में थे, उन लोगों के नाम दे दिए और नाम देने के बाद जो है केस स्टार्ट हो गया। जैसे ही पति को पता लगा, उसके साथ सब पास पुलिस आई, सम्मन आए, वारंट आए और उसके बाद जैसे ही पता लगा उसको, वो सीधे हाई कोर्ट के, तेलंगाना हाई कोर्ट में उसने चैलेंज किया कि भई इस तरीके से ये जो एफआईआर कराई है वो झूठी है, वो झूठे एलिगेशन है, बिना तथ्य के हैं, ये सब कुछ झूठ है। इस बात को कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष उसने अपनी रिट फाइल करी क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन हाई कोर्ट ने नहीं करी, मना कर दिया क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर हाई कोर्ट का आया, उसके बाद उस पति ने इस एफआईआर को चैलेंज कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो है बारीकी से उसको देखा कि क्या मैटर है पूरा। तो पत्नी ने जो है उसमें 3 आरोप लगाए पति के ऊपर। क्या-क्या थे वो 3 आरोप, जानना चाहेंगे आप? सबसे पहला आरोप ये था कि पति जो है वो, पत्नी जो नौकरी करती थी, जॉब करती थी, उसका हिसाब माँग लेता था कि तुम इतना पैसा कमाती हो, इस पैसे को खर्च कहाँ करती हो? इतनी बात पर झगड़ा हो गया। दूसरा आरोप ये था कि घर में जैसे महिलाएँ होती हैं या पति-पत्नी का प्रेम होता है, उस आधार पर जो पत्नी है इसमें, इस केस में थोड़ी-सी मतलब बच्चा होने के बाद जो थोड़ा-सा शरीर में जो है मतलब फैटी हो गया था शरीर। अब उसको लगा कि ये बॉडी शेम करते हैं, यानी कि वो घर में जो है वो उसको मोटी बोल देता था होगा कि मोटी दरा, घर में बोल देते ना, उसी को उसने बॉडी शेम समझा और उसने इस बात को समझ के बहुत बड़ा फितूर बना दिया। तीसरा कि मुझसे जो है वो 1 करोड़ रुपए दहेज माँगते हैं। ये कहते हुए एफआईआर सेक्शन 498 ए के तहत और 3/4 डीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी और इसी आधार पर अब जो है वो पति जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया कि ये पूरा जो है जो घटना है वो सिर्फ बनाई गई है, जो कि है नहीं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या देखा, मैं आपको वो बताता हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बस समझना है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल चीज़ें जो है वो पता लगता है जेनुइनली कि वाक़ई ये एफआईआर जो है वो जेन्युइन है या फिर फेक है। अब ऐसी इसी आधार पर जैसे ही देखा ऑनरेबल कोर्ट ने कि पहली बात कि उसने ये कहा कि मतलब मुझसे पैसे माँगते हैं, यानी कि पैसे का हिसाब माँगते हैं, तो पैसे का हिसाब माँगना ये कोई क्रूरल्टी नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने देखा उस चीज़ के लिए, क्योंकि पति-पत्नी के बीच में है, तो ये लेन-देन बात वाली बात कि भई कहाँ खर्च कर रहे हो, तो ये पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा, बॉडी शेम की वाली बात कही है कि भई बॉडी पे इस तरीके का कमेंट करना कि भई तुम मोटी हो, इस तरह की चीज़ें। तो उसको भी कहीं न कहीं ये समझा कि परिवार है, तो परिवार में किस तरीके से, किस इंटेंशन से वो कही जा रही है, बाकी तुमको टोन किया जा रहा है या फिर वो प्यार में कहा जा रहा है। घर में कहते हैं ना, बच्चे को भी टेडी बियर टाइप कह देते हैं, मोटा कह देते हैं, घर में, परिवार में। उसी प्रकार से उसको भी ये लगा कि ये मेरे ऊपर मतलब कहीं-कहीं टोन कसी जा रही है। तो इस तरीके का चीज़ें जब देखा, अब तीसरा पॉइंट आया दहेज माँगने वाला। तो किन सर्कमस्टेंसेस में वो 1 करोड़ की माँग की गई है, कौन से स्थान पर करी गई थी, कौन सी तारीख को करी गई थी, कब करी गई थी, ऐसा कोई विवरण नहीं था उसमें। ऑनरेबल कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को पूर्णतः क्वैश कर दिया। सामने जजमेंट दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो लोग अपने पति और पति के परिवार पर मुकदमा करवा देते हैं,
वो कहीं ना कहीं हैरासमेंट इसी तरीके से झेला जाता है। अब समझदार पति था, वो नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सोच कर देखिए, हर व्यक्ति के आने की संभावना सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। लेकिन इसमें एक और जो ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट को भी, सिस्टम को भी देखना चाहिए कि इस तरीके के एफआईआर दर्ज क्यों हो रही हैं आखिर। जो निचली मतलब जो जहाँ थाने से स्टार्ट होती है, थाने पुलिस को भी देखना चाहिए कि इस तरीके का अपराध दर्ज करने के बाद एक बेटे की, बच्चे की का जीवन खराब, पत्नी का जीवन खराब, पति का जीवन खराब, और जितने उनसे संपर्क में जो थे, जो 5-6 लोगों के नाम लिखे सी एफआईआर में, उन लोगों का कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन का जीवन उन्होंने जिया। तो क्या ये इस तरीके की चीज़ें दर्ज होनी चाहिए? नीचे थाने में जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है, झूठी ही सही क्यों ना सही, ऊपर तक आती है वो खत्म हो जाती है। कहने का मतलब प्रोसीजर क्या है कि कहीं ना कहीं जो लीगलिटी है, जो इस तरीके के अपराध दर्ज कराए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हैरासमेंट की श्रेणी में आते हैं। कि कहीं ना कहीं पुरुष को हैरासमेंट करना, कि इस तरीके के झूठे मुकदमे दर्ज करवा के और पति को परेशान करना, उनके लोग, उनके परिवार में जितने भी माता पिता भाई बहन जितने भी लोग हैं, सास ससुर जेठ ननद वगैरह, उन सभी को हरास करना। ये सब चीज़ें जो क्या है कि एक प्रकार से ये बताती हैं कि इनका कितना दुरुपयोग हो रहा है। इस धारा का सेक्शन 498 का कितने परिवार खराब हो रहे हैं। आप सोच कर देखिए, जब पति ने इतना हरासमेंट झेला होगा नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो क्या अब इन दोनों में बनेगी? क्या इन दोनों का जीवन आगे ठीक हो पाएगा? क्या दोनों एक साथ रह पाएंगे? क्या वाकई इस एफआईआर दर्ज करने के बाद पति पत्नी को न्याय मिला? क्या पत्नी सुखी में है आज? क्या जो बच्चा है उसकी जिंदगी ठीक हो गई? क्या पत्नी को न्याय मिल गया? क्या पति को क्या मिल गया? कहने का मतलब कुछ नहीं मिला किसी को। कहीं ना कहीं दोनों लड़ते 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 इतना समय उन्होंने बिता दिया होगा कि काफी टाइम बीत गया होगा। ये जो है मुकदमे हैं, जो लोग भी आज लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं इस मुकदमों को, और लड़ने के बाद जो है उन वो सोचते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। तो देखो, न्याय तो आपको मिलेगा, लेकिन न्याय के साथ साथ में आपको कितना हरासमेंट झेलना पड़ेगा, आप इस चीज का भी अंदाजा लगा कर चलिए। आप पति हैं, पत्नी हैं, देखो घर परिवार है, परिवार में जब भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती ही हैं। उन सभी बातों को अगर तुम बिल्कुल नहीं सहन कर पाओगे और थाने तक, कोर्ट तक, कचहरी तक, वहां तक आ जाओगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि ये आपसे सहन नहीं हो रही हैं और आप इन सब चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि यहाँ तक कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसमें वर्डिक्ट भी कहा है कि ये जो है एज अ वेपन यूज हो रहा है। जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और उसे लगता है कि हाँ मुझे दिखानी है अपनी ताकत, तो वो कानून का दुरुपयोग करती है। इस तरीके का दुरुपयोग ना होना चाहिए। और थाने में भी जितने भी एफआईआर वगैरह जो दर्ज कराई जाती हैं पति पत्नी के फेवर में, तो पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको फॉलो किया जाए कि दोनों को पहले कूलिंग जो पीरियड है, 2 महीने का कूलिंग पीरियड है, दोनों को कूलिंग पीरियड दिया जाए, उन दोनों को बातचीत कराई जाए कि किस तरीके से मैटर सॉल्व हो सके। सीधे एफआईआर दर्ज करना ये अपने आप में एक इलीगल तरीका है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना है, उसको मानना नहीं जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से परिवार खराब हो रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं एफआईआर ना दर्ज करके सीधे सीधे कम से कम काउंसलिंग कराई जाए और बाद मैटर को वहीं से वहीं तक सॉल्व किया जाए।